Given below are two statements. Statement 1 and statement 2. So statement 1 is the DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. And second statement is smaller size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wells in agarose gel. So अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो हमारा गोल डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है बताओ, कि हम अपने डिजायर्ड जीन को कट करें और उसे वेक्टर में डालकर रिकम्बिनेंट डीएनए बना लें। जब हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके अपने डिजायर्ड साइज का डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं और फिर उस टुकड़े को जेल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं और ये इल्यूटेड डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की तो है जो आगे चलकर हर वेक्टर के साथ जोड़कर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज होता है। सही नो, जो स्टेटमेंट 2 है ये भी बिल्कुल सही है। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को एगारोस जेल में लोड करते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, फोस्फेट्स की वजह से बेसिकली। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करते हैं। एगारोस जेल एक तरह की सोचो कि सीव यानी छलनी की तरह काम करती है। जो फ्रेगमेंट्स छोटे होते हैं वो जल्दी जल्दी आसानी से और ज्यादातर दूर तक ट्रेवल करते हैं, इसलिए स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एनोड के पास मिलते हैं। जो फ्रेगमेंट्स बड़े होते हैं वो जल्दी मूव नहीं कर पाते और रुक जाते हैं। इसलिए जो लार्जर फ्रेगमेंट वॉल जहां से डीएनए लोड किया था वो कैथोड के पास होता है, उसके पास ही रह जाते हैं बेसिकली, है ना। और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है वो आगे तक निकल जाते हैं जैसे इस इमेज में भी दिखाया। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो हैं वे करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।